जल, जंगल, जमीन के संरक्षक वो, प्रकृति और संस्कृति के रक्षक जो, वेशभूषा विविधताओं को समेटे हैं जो, कला जीवन शैली को बचाए हैं जो, प्रकृति के उपासक आदिवासी हैं वो। नमस्कार, मैं मनोज साहू कंपटीशन विंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जनजातियों को। छत्तीसगढ़ में जनजाति आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ में 30.6% जो जनसंख्या है कुल जनसंख्या की, उसमें जनजातियाँ निवास करती है। जनजातियों को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रख लेते हैं कि ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है और हमारे परीक्षा की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंस है और ये कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से वो कितना महत्वपूर्ण है और हमारे सिलेबस में वो कहाँ पे स्थान रखता है। अगर हम लोग सिलेबस को समझेंगे, प्रीलिम्स और मेंस को, तो प्रीलिम्स में ये छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ वाले पोर्शन में आ जाएगा, परंपराएँ और तीज त्यौहार। इनमें से हम लोगों ने जो गैर जनजातीय समुदाय हैं उनमें की कला संस्कृति को पढ़ चुके हैं। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें पूरा का पूरा फोकस रहेगा हमारा जनजातियों की कला संस्कृति, जनजातियों का इंट्रोडक्शन, जनजातियाँ क्या होती है, जनजातियों की बोली संस्कृति क्या होती है, उनकी पाँचवीं अनुसूची और छठवीं अनुसूची में कहाँ पे उनका स्थान है, छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है कौन सी अनुसूची के तहत आती है। ये पूरा जो अध्ययन है वो हम लोग करने वाले हैं। इसमें मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें अगर हम लोग, तो प्रश्न पत्र 6 इसमें सामाजिक परिदृश्य में ही आ जाता है, और प्रश्न पत्र 5 जिसमें हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें छत्तीसगढ़ की जनजातियों को पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा जो निबंध वाला पोर्शन है इसमें भी छत्तीसगढ़ की जनजाति से संबंधित एक निबंध हमेशा पूछा जाता है। अगर हम लोग एनालिसिस देखें, प्रश्न पत्र की बात करें छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स के, तो उसमें 2018 से लेकर 2021 तक इसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। 2018 में इसके 7 प्रश्न आए थे, 2019 में इसके 7 प्रश्न आए थे, 2020 में भी 7 ही प्रश्न आए थे और 2021 में इसके 5 प्रश्न आए थे। तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि कितना ही महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ हमारे लिए। आज हम लोग छत्तीसगढ़ का इंट्रोडक्शन वाला क्लास देखेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली 3 चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में जनजातियों की परिभाषा क्या है, संकेंद्रण और वर्गीकरण, और पीटीजी क्या होता है और पीवीटीजी क्या होता है। इसके अलावा हम लोग जो छत्तीसगढ़ की जो समग्र अध्ययन है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कला संस्कृति, इसमें लोक नृत्य भी पढ़ेंगे, लोकगीत भी पढ़ेंगे, लोक पर्व और प्रमुख शिल्पकार को भी पढ़ेंगे। इसके अलावा घोटुल क्या होता है और इसकी कला संस्कृति में और कौन कौन से हिस्से आते हैं, जैसे कि बस्तर का दशहरा है, ठीक है, मड़ई वगैरह है। मड़ई को तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा 5वीं और 6वीं अनुसूची जनगणना पढ़ने वाले हम लोग, छत्तीसगढ़ की जनगणना को डिटेल से। इसमें जनसंख्या देखेंगे, उनका प्रतिशत देखेंगे, इसके अलावा जनजातियों की साक्षरता देखेंगे और लिंगानुपात, और प्रमुख जनजातियों का डिटेल में एनालिसिस देखेंगे हम लोग। जैसे कि भुंजिया जनजातियों का प्रश्न आता है कि सफ़ेद साड़ी, विवाह के बाद भी सफ़ेद साड़ियाँ कौन सी जनजाति की महिलाएं पहनती हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं भुंजिया जनजाति उसमें एक है, उसकी विशेषता है। तो इस प्रकार से हम लोग हर एक जनजाति का डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग जनजातियों को। जनजातियाँ है क्या? जनजाति एक्चुअल में ना कोई धर्म है और ना कोई जाति है। यह एक समूह है जो आदिकाल से भारत में निवास कर रही है। इसका हम लोग अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें जो मानव शास्त्रियों ने दिया हुआ है, उसमें कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, ये इसकी विशेषताओं में भी आ जाएगा। जनजातियों का डेफिनेशन मुख्य परीक्षा में बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है। इसमें डेफिनेशन में हम लोग को ध्यान रखना है कि क्या है इसका डेफिनेशन, क्या लिख सकते हैं। किसी समुदाय को जिसका विशेष नाम, निवास स्थान, विशेष संस्कृति, विशेष बोली एवं भाषा, गोत्र एवं अंतर्वाही विशेषताएं, स्वतंत्र और सुरक्षात्मक संगठन क्षमता, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन क्षमता के आधार पर जनजातीय समुदाय घोषित किया जाता है। इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं? इससे हम लोगों को जो की पॉइंट है उसको पकड़ना है और याद करना है। विशेष नाम, हर एक जनजाति का एक विशेष नाम रहता है, जैसे मुड़िया, गोड़, बैगा, कमार, कोरवा, इसका एक विशेष नाम रहेगा। निवास स्थान, सभी जनजातियों का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र रहता है। जैसे कि हम लोग मुड़िया देखें तो बस्तर क्षेत्र में रहते हैं, हल्बा कांकेर क्षेत्र में रहेंगे, ठीक है, इसका एक निश्चित निवास स्थान होता है। विशेष संस्कृति होती है। मुड़िया जनजाति का अपना लोक पर्व है, अपना लोक नृत्य है, हर एक जनजाति का अपना एक विवाह होता है, कला संस्कृति अलग अलग होती है, तो ये विशेष संस्कृति होगी। विशेष बोली और भाषा होती है। विशेष बोली और भाषा हम कैसे समझ सकते हैं इसको? जैसे गोंड जनजाति, गोंड जनजाति में गोंडी उनकी भाषा है। हल्बा जनजाति है तो हल्बी उनकी एक भाषा है।
इसके अलावा गोत्र और अंतर्वाही विशेषता, इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग? जनजातियों का एक गोत्र रहता है जो उनके पूर्वजों के आधार पर रहता है, और अंतर्विवाही विशेषता होती है। इन लोग अपने जनजाति के समुदाय के साथ ही विवाह करेंगे। इन लोग में समगोत्री विवाह वर्जित रहता है। यहाँ पे समझना है आपको अंतर्विवाही और समगोत्री को। समगोत्री विवाह वर्जित रहता है जनजातियों में, अंतर्विवाही विशेषता होती है। इसका अर्थ है कि वो उसी जनजाति समुदाय के साथ विवाह करेंगे। जैसे कि मुड़िया है, तो मुड़िया किनसे विवाह करेंगे? केवल मुड़िया जनजाति समुदाय के साथ विवाह करेंगे। एक स्वतंत्र और सुरक्षात्मक संगठन होता है इनका, आप लोग को पता है, आइसोलेटेड रहते हैं। इनमें मयारी पंचायत समूह, ये सुना होगा आप लोगों ने। तो स्वतंत्र और सुरक्षात्मक संगठन क्षमता होता है, राजनीतिक संगठन क्षमता होती है। उसी के आधार पर इन लोगों को जनजाति समुदाय घोषित किया जाता है। इसके बाद है आर्टिकल 342। आर्टिकल 342 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के तहत पता चलता है कि जनजाति समुदाय कौन होंगे, किनको जनजाति समुदाय में शामिल किया जाएगा। आर्टिकल 342 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से एक लोक अधिसूचना जारी करता है, जिसमें किसी भी समुदाय को वो जनजाति घोषित कर सकता है। तो ये इसका एक डेफिनेशन है जो जनजाति समुदाय मान्यता घोषित करता है। इसमें आप लोग को याद रखना है, राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से। राज्यपाल के परामर्श से लोक अधिसूचना द्वारा अनुसूचित जनजाति घोषित करता है किसी समुदाय को। इसी प्रकार होता है आर्टिकल 341। इसके तहत क्या होगा? सेम कंडीशन होगी, राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से लोक अधिसूचना जारी करेगा, लेकिन वो किसी समुदाय को अनुसूचित जाति घोषित करेगा। वो है आर्टिकल 341। राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से लोक अधिसूचना द्वारा किसी समुदाय को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है। जाति घोषित कर सकता है। ये दोनों आर्टिकल आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा आर्टिकल 244 भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे जब 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो मुख्य केंद्र रहेगा अध्ययन का, वो रहेगा जनजातियों का जो संकेंद्रण है और उनका वर्गीकरण है उस पर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संकेंद्रण को। संकेंद्रण को समझने से पहले इसका एक ओवरव्यू जान लेते हैं कि इसको याद कैसे रखना है। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें, हम लोग बहुत सारी 42 प्रकार की जनजातियाँ छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाले हैं। तो उसको सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि उसको याद कैसे रखा जाए। तो इसका एक ओवरव्यू बना लेते हैं कि कैसे इसको याद रख सकते हैं। इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका होता है, छत्तीसगढ़ का मैप आप लोग 3 भाग में बांट लीजिए, जिसमें पहला सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग रख लीजिए। दूसरा जो मध्य छत्तीसगढ़ है, जिसके अंतर्गत रायपुर और दुर्ग संभाग आते हैं, और तीसरा जिसमें बस्तर संभाग आता है। रायपुर संभाग, और सबसे ऊपर में रहेगा सरगुजा और बिलासपुर संभाग। इसको बांटने का मेन रीज़न है हमारा याद करने का तरीका। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे हम लोगों को जनजातियों को याद कैसे रखेंगे। तो उत्तर की बात करेंगे। यहाँ पे जितनी भी जनजातियाँ लिखी हुई है वो सरगुजा और बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आएंगी। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। सबसे पहले कोरकू है। इसका संकेंद्रण हम लोग एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं कि कौन कौन से जिलों में इसका संकेंद्रण ज़्यादा रहेगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन सी जनजातियाँ ऊपर में रहेंगी, कौन कौन सी जनजातियाँ बस्तर संभाग में रहेंगी और कौन कौन सी जनजातियाँ मिडिल में रहेंगी, छत्तीसगढ़ के मैदान वाले हिस्से में। तो कोरकू है, मुंडा है, मांझी, मंझवार, खैरवार, पारधी, पंडो, बियार, भुइयाँ, भारिया, कोरवा, बिरहोर, कोल, कंवर और सौता। ये जातियाँ जो है आप लोगों को उत्तर में मिलेगा, सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग में।
इसके बाद है मध्य छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजातियाँ रहती है। बिंजवार है, जो आप लोग को पता है, बिंजवार जनजाति है, बलौदा बाजार में फेमस है। सौरा, बुंजिया, कमार, कोंध और बैगा, इसमें से कुछ कुछ जनजातियाँ आप लोग को दो जगह भी मिल सकती है, बस्तर संभाग में भी, बिलासपुर संभाग में और मध्य छत्तीसगढ़ में, पर वो वैसी जनजातियाँ बहुत ही कम हैं। दक्षिण में देखेंगे, दक्षिण में हल्बा जनजाति है, मुड़िया है, माड़िया है, अबूझ माड़िया है, परजा, धुरवा, कोया, दोरला, भत्रा और गदबा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक ओवरव्यू बना लीजिए कि कौन सी जनजाति उत्तर छत्तीसगढ़ में रहेगी और कौन सी जनजाति मध्य छत्तीसगढ़ में रहेगी और कौन सी जनजाति दक्षिण छत्तीसगढ़ में रहेगी। अब देखते हैं हम लोग डिटेल में कि एक एक जिले के हिसाब से देखते हैं कि कौन कौन से जिले में कौन कौन सी जनजातियों का संकेंद्रण है, उससे हम लोग को ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जो पिछड़ी जनजातियाँ हैं, विशेष रूप से 5 पिछड़ी जनजातियाँ हैं, उसमें बैगा, बिरहोर, अबूझ माड़िया, कमार और पहाड़ी कोरबा, इसको डिटेल में देखेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं इसका संकेंद्रण। तो बैगा का जो संकेंद्रण है वो मैका श्रेणी में है। मैका श्रेणी आप लोग को पता होगा, मैका श्रेणी में ये जो एरिया है वो मैका श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे राजनांदगांव जिला का कुछ हिस्सा, कवर्धा का कुछ हिस्सा, जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली और जीपीएम, ये 4 जिले हैं जहाँ पे बैगा का संकेंद्रण सबसे ज़्यादा है। तो कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है तो इन जिलों को पहले प्रायोरिटी देना है। बैगा वैसे अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में भी है, लेकिन इनका संकेंद्रण यहाँ पे सबसे अधिक है। दूसरा है बिरहोर। बिरहोर है रायगढ़, जसपुर और कोरबा। रायगढ़ वाला हिस्सा ये है, यहाँ पे आपको संकेंद्रण मिलेगा। जसपुर वाला ये हिस्सा है और कोरबा वाला हिस्सा ये है, यहाँ पे आपको बिरहोर का संकेंद्रण मिल जाएगा। तो आपको एक इमेजेस बना के रखना है छत्तीसगढ़ के मैप में कि कहाँ कहाँ पे इसका संकेंद्रण है। ठीक है, बिरहोर यहाँ पे, जो कोरबा वाला हिस्सा है वो रायगढ़ पे और जसपुर पे। इसके अलावा अबूझ माड़िया। अबूझ माड़िया छत्तीसगढ़ में एक ही जगह पे है, एक ही जिले में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, वो है नारायणपुर का ओरछा ब्लॉक। ये कांकेर है, ये नारायणपुर वाला हिस्सा है। यहाँ पे ओरछा ब्लॉक में अबूझ माड़िया जनजाति सबसे ज़्यादा, इनका संकेंद्रण सबसे अधिक यहीं पे है। इसके अलावा बीजापुर के कुछ क्षेत्रों में, आंशिक क्षेत्रों में, तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा, नारायणपुर और बीजापुर को। इसके अलावा कमार है। कमार भी बहुत कम क्षेत्रों में है, धमतरी और गरियाबंद। धमतरी में भी बहुत आंशिक क्षेत्रों में। इसका जो संकेंद्रण है, अधिक संकेंद्रण गरियाबंद जिले में। गरियाबंद ये आप लोग देख रहे होंगे, गरियाबंद। इसमें भी बिंद्रा नवागढ़ और देवभोग तहसील, बिंद्रा नवागढ़ और देवभोग, इन 2 तहसीलों में अबूझ माड़िया कमार का संकेंद्रण है। इसके अलावा पहाड़ी कोरबा है। पहाड़ी कोरबा, कोरबा, जसपुर और अंबिकापुर, ये भी बिरहोर की तरह ही है। कोरबा में है, जसपुर में है और इसके अलावा अंबिकापुर में, सरगुजा में, यहाँ इस वाले हिस्से में। ठीक है। भुंजिया जनजाति का संकेंद्रण। भुंजिया जनजाति का संकेंद्रण भी गरियाबंद जिले में है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। कमार की तरह है ये भी। पंडो का संकेंद्रण सरगुजा में, अंबिकापुर क्षेत्र में है। इसके अलावा हल्बा बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसका संकेंद्रण बस्तर संभाग में तो है ही, साथ में राजनांदगांव में भी है, कुछ क्षेत्र में बालोद में भी है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। हल्बा का संकेंद्रण बस्तर में है। अगर वो ऊपरी क्षेत्र में देगा तो वहाँ पे हम लोग को नहीं लेना है। इनका संकेंद्रण बस्तर संभाग में और राजनांदगांव और बालोद के कुछ क्षेत्रों में है। इसके अलावा मुरिया तो बस्तर संभाग में ही है, नारायणपुर, कोंडागांव। माड़िया भी बस्तर संभाग में, याद रख लीजिएगा। भत्रा भी, परजा भी, गदबा भी, ये पूरे बस्तर संभाग वाले हैं। इनको आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी याद करने में, क्योंकि ये बस्तर संभाग में ही संकेंद्रित है। दोरला सुकमा और बीजापुर में है, सुकमा और बीजापुर में याद रख लीजिएगा। धनवार जो है कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ और बिलासपुर, इसमें इनका संकेंद्रण है। कोरबा में है, जसपुर में है, जसपुर नहीं है, रायगढ़ में है और बिलासपुर में है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में धनवार का संकेंद्रण है। अगरिया की बात करें तो कवर्धा, बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा, जसपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही में इसका संकेंद्रण है। जनरली इसको समझ सकते हैं हम लोग, ये ऊपर वाले हिस्से में, छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्से में है।
नगेशिया की बात करें, नगेशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ और सरगुजा। बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ और सरगुजा वाला क्षेत्र, ये 4 क्षेत्र में आप लोगों को नगेशिया मिल जाएगा। बिलासपुर, बिलासपुर है कवर्धा, प्रधान है बिलासपुर और कवर्धा क्षेत्र में। इसके बाद अगर बात करें हम लोग तो कंवर जनजाति का संकेंद्रण देखेंगे तो बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा संभाग में है। ये भी ऊपरी छत्तीसगढ़ में ही है। कोरकू भी उत्तरी छत्तीसगढ़ में है। उरांव सरगुजा संभाग में है ये। खैरवार की बात करें तो ये भी सरगुजा संभाग में ही है। भारिया बिलासपुर में है। मुंडा जसपुर और बलरामपुर क्षेत्र में है। खड़िया जसपुर, रायगढ़, महासमुंद क्षेत्र में मिलेगा आपको। कोया की बात करें तो ये बीजापुर क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में कोया जनजाति का मिलेगा आपको। बिहार सरगुजा क्षेत्र में है। बिहार पूछा भी जा चुका है कि बिहार एक जनजाति समूह है और कौन से जिले में इसका संकेंद्रण है, तो सरगुजा में। सरगुजा ये आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे बिहार का संकेंद्रण है। इसके बाद हम लोग जनजातियों के भाषाई वर्गीकरण को पढ़ लेते हैं। भाषाई वर्गीकरण को हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे। 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है जनजातियों की जो भाषाएं हैं उनको। सबसे पहला है मुंडा, दूसरा है द्रविड़ और तीसरा है आर्य। इसमें मुंडा के तहत 3 फेमस, आती तो बहुत सारी जनजातियों की बोली है, लेकिन 3 जनजातियों की बोली इसमें शामिल किया गया है, कोरकू, बिरहोर और नगेशिया। द्रविड़ की बात करें तो द्रविड़ में उरांव, गोंडी, मुड़िया, माड़िया, दोरला और धुरवा। ठीक है। आर्य की बात करेंगे तो आर्य में हल्बी, पंडो, सदरी, भतरी, छत्तीसगढ़ी, भुंजिया और बैगा। इसमें से सदरी को पूछा जा चुका है कि किस भाषा परिवार के तहत आती है, तो इसमें से ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वनडे एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनते हैं। प्राधिकरण की बात कर लेते हैं। प्राधिकरण अगर देखें हम लोग तो 3 प्राधिकरण हैं छत्तीसगढ़ में जो जनजातियों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए हमेशा कार्य कर रही है। सबसे पहला है बस्तर दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी मई 2004 में और इसका जो मुख्यालय है वो जगदलपुर है। ये है आपका बस्तर और दक्षिण विकास प्राधिकरण। दक्षिण विकास प्राधिकरण, इसका मुख्यालय जगदलपुर में है, मई 2004 में बना है। उसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं सरगुजा या उत्तरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में और इसका मुख्यालय अंबिकापुर है। अंबिकापुर ये वाला क्षेत्र, ये है आपका सरगुजा और उत्तरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण। और एक जो अभी अभी बना है 2019 में, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। इसका मुख्यालय रायपुर में है। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, तो ये आप लोगों को याद रखना है कब स्थापना हुई और मुख्यालय कहाँ पे है इसका। इसके अलावा 6 केंद्रीय अभिकरण है। केंद्रीय अभिकरण में उन जनजातियों के विकास की बात की जाएगी जो विशेष रूप से पिछड़े जनजातियां हैं वो। तो इसमें विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों में बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबूझ माड़िया, इन लोग आते हैं। ठीक है। कमार भी आता है इसमें। तो इनके लिए अभिकरण बनाए गए हैं, इनके कल्याण के लिए। तो इसमें देख लेते हैं बैगा का जो विकास अभिकरण है उसका मुख्यालय कवर्धा है। अभी हम लोग ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले संकेंद्रण में कि जो बैगा का संकेंद्रण है सबसे अधिक पैका श्रेणी में है। तो जहाँ पे इसके संकेंद्रण होगा वहीं पे इसका मुख्यालय भी बनाया जाएगा। ठीक है। उसको याद करने का तरीका है, ऐसा याद रख सकते हैं हम लोग। उसी प्रकार बैगा और बिरहोर का विकास अभिकरण ये बिलासपुर में ही है। ठीक है। बिलासपुर वाला हिस्सा ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बैगा और बिरहोर के लिए है। ये अगर केवल बैगा की बात की जाएगी तो कवर्धा है ये। ठीक है। इसी प्रकार कमार के लिए विशेष रूप से विशेष पिछड़ी जनजाति कमार विकास अभिकरण ये गरियाबंद में है। कमार का संकेंद्रण हम लोग देखे थे गरियाबंद के बिंद्रा नवागढ़ और देवभूख तहसील में है, तो वहीं पे उनका विकास अभिकरण भी बनाया गया है।
विशेष पिछड़ी जनजाति में पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण, तो इसका संकेंद्रण हम लोग को पता है सरगुजा संभाग में ही है, तो ये है सरगुजा संभाग, यहाँ पे है आपका पहाड़ी कोरबा, इसका अभिकरण। इसी प्रकार पहाड़ी कोरबा और बिरहोर, ये भी इसका भी संकेंद्रण इधर ही है, जसपुर में लिया गया है इसको, पहाड़ी कोरबा और बिरहोर का। बिरहोर आप लोग देख रहे हो दो जगह पे, एक यहाँ पे बिलासपुर में भी और जसपुर में भी। इसका बिरहोर का संकेंद्रण दोनों जगह पे है, बिलासपुर में भी है और जसपुर में भी है। तो जसपुर की बात आएगी तो वहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि पहाड़ी कोरबा और बिरहोर, उसका विकास अभिकरण जसपुर में बनाया गया है। इसी प्रकार है बैगा और बिरहोर, इसको देख चुके हैं हम लोग, बैगा और बिरहोर का बिलासपुर में है इसका मुख्यालय जो है। इसी प्रकार से दो राजकीय अभिकरण भी है। राजकीय अभिकरण में उन जनजातियों का अभिकरण है, उन जनजातियों का अभिकरण शामिल है जो राज्य द्वारा विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों में शामिल किया गया है। इसमें पंडो और भुंजिया जो दो जनजातियाँ आएंगी, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी पंडो विकास अभिकरण की 2002 और 2003 में। उसी प्रकार भुंजिया का भी स्थापना हुआ था 2002 और 2003 में। मुख्यालय है इसका सूरजपुर पंडो विकास अभिकरण का, और भुंजिया विकास अभिकरण का गरियाबंद है। उसका संकेंद्रण जहाँ पे जिस जनजाति का संकेंद्रण अधिक दिखेगा वहीं पे उसका मुख्यालय भी बनाया गया है। तो याद रखने का एक सिंपल तरीका है ये। PTG है ये, PTG और PVTG, ये क्या होता है? ये एक्चुअल में विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां क्या होती है? ऐसी जनजातियां होती है जिनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर उस लेवल पे कल्याण नहीं हो पाया है, उनका विकास नहीं हो पाया, उनका उत्थान नहीं हो पाया। उनके लिए सरकार की योजनाओं द्वारा योजना बनाकर उनके कल्याण के लिए कार्य किए जाएंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, इसमें कुछ मापदंड भी हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि PTG में कौन कौन सी जनजातियाँ शामिल होंगी। बैगा, पहाड़ी कोरबा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर, ये 5 जनजातियाँ हैं जिनको केंद्र स्तर पर विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों में शामिल किया गया है। इसके पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों वाला कंसेप्ट कब से लाया गया है। ये एक्चुअल में लाया गया है 5वीं पंचवर्षीय योजना से। पंचवर्षीय योजना के तहत इसमें प्रश्न ये भी आता है कि भारत में कितने जनजाति समुदाय हैं जो PTG के तहत या PVTG के तहत शामिल हैं। तो कुल जो है 75 जनजाति समुदाय हैं। जो PTG में शामिल हैं, ठीक है। तो ये पेपर में पूछा जा चुका है, इसको याद रख लीजिएगा। इसके अलावा इसमें एक और कंसेप्ट आता है कि PTG से PVTG, इसका नाम परिवर्तन कब किया गया था? नेम चेंज कब हुआ था? तो ये 2006 में हुआ था। इसका नाम था पहले प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, ये चेंज करके इसका नाम रखा गया था पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा, इसको पूछ चुका है पेपर में। तो केंद्र सरकार द्वारा कितनी जनजातियां छत्तीसगढ़ में ऐसी हैं जो PTG के तहत शामिल है? तो 5 जनजातियां हैं। तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको याद रख लीजिएगा। और राज्य सरकार द्वारा भी कुछ जनजातियां हैं जिनको PTG में शामिल किया गया है। तो वो 2 जनजातियां हैं, पंडो और भुजिया। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें और है। इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, किन जनजातियों को PTG के तहत शामिल किया जाएगा और नहीं किया जाएगा? तो इसमें कुछ मापदंड है, तो वो मापदंड हम लोग देख लेते हैं। इसके तहत 3 मापदंड है। पहला है जनसंख्या, निम्न जनसंख्या जिनकी है, निम्न या फिर घटती जनसंख्या, ये पहला मापदंड है। दूसरा है
प्राक स्तर की कृषि प्रौद्योगिकी। तीसरा है निम्न साक्षरता स्तर। ये 3 मापदंड हैं जिसके आधार पर किसी भी जनजाति समुदाय को पीटीजी या फिर पीवीटीजी में शामिल किया जाता है। इसको याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको याद रखने का एक तरीका भी है, आप इसको शॉर्टकट में पीईटी से याद रख सकते हो। पी स्टैंड फॉर पॉपुलेशन, ई स्टैंड फॉर एजुकेशन एंड टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी के लिए आप याद कर सकते हो, साक्षरता के लिए ई याद रख सकते हो और जनसंख्या के लिए पी। तो ये एक ट्रिक है याद करने का, पीईटी, इसके मापदंड के तरीके में। इसके अलावा हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हम लोग पिछले सेशन में जो पढ़े थे वो प्रश्न भी शामिल हैं इसमें, और आज जो टॉपिक पढ़े हैं उसके भी कुछ प्रश्न इसमें हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जो पहला प्रश्न है वो, इस राज्य की निम्नलिखित जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजाति श्रेणी में आते हैं। आपके पास ऑप्शन है अबूझमाड़िया, अगरिया, बिरहोर और नगेशिया। आप लोग को पता है 5 जनजातियां हैं जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों में आती हैं। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, सिंपल रहते हैं इसमें। तो अबूझमाड़िया है एक, और बिरहोर 1 और 3 इसका सही उत्तर है। इसके अलावा कौन कौन सी जनजातियां और हैं? तो कमार है, पहाड़ी कोरवा है और बैगा। ये 5 जनजातियां हैं जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों में आएंगी। इसमें आप लोग को यही याद रखना है कि फ्रेमिंग कैसे होती है क्वेश्चन की। ये हम लोगों ने पढ़ा था पिछले सेशन में वाद्य यंत्रों के बारे में। तो इसमें प्रश्न कैसे बनता है, दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। इसमें आपके पास ऑप्शन है मोहरी, गुदुम, दफड़ा, नेफ्री, करनाल, बिरकाहली, मांदर, बांसुरी, झुमरा, चिकारा, तिनकी और घुंघरू। इसमें जो इसका उत्तर है वो नेफ्री, करनाल और बिरकाहाली है। ये सुशिर वाद्य हैं। हम लोग ने वाद्य यंत्र को डिटेल में पढ़ा था, 4 कैटेगरी पढ़ी थी, तत्, औनद, सुशिर और घनवाद्य। तो उसके अंतर्गत ये एक टाइप होता है सुशिर वाद्य का। तो दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्रों में ये आपको उत्तर लेना है, नेफ्री, करनाल, बिरकाहाली। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगाड़ा का उपयोग किया जाता है। कौन से त्यौहार है, कौन से पर्व है जहाँ पे नगाड़ा का उपयोग किया जाता है? फाग गीत में, फसल रखवाली में, पंडवानी गाने में या फिर जस गीत गाने में? आप लोग को पता होगा फाग गीत में नगाड़ा बजाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष पीटीजी का पुनः नामकरण करके पीवीटीजी किया था? ये मैं आप लोग को बताया हूँ अभी थोड़ी देर पहले। तो 2006 में हुआ था ये नामकरण चेंज जो है इसका, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था गुरु घासीदास जी के बारे में पिछले सेशन में, जब हम लोग पंडवानी को पढ़ रहे थे, लोक नृत्य को डिटेल में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था गुरु घासीदास जी के बारे में। तो मैंने वहाँ पे बताया था आप लोगों को कि गुरु घासीदास जी के उत्तराधिकारी कौन थे। तो गुरु घासीदास जी के उत्तराधिकारी हैं गुरु बालक दास, अमरदास और अगमदास। ये दोनों उनके पुत्र थे, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र था बालक दास, इसीलिए उनको उत्तराधिकारी भी घोषित किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी जनजातियां हैं जो अनुसूचित जनजातियों में शामिल है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में टोटल 42 प्रकार की जनजातियां हैं जो अनुसूचित जनजाति के तहत आती है। ये भी आर्टिकल 342 के तहत ही निर्धारित किया गया है कि छत्तीसगढ़ में कितनी जनजातियां हैं जो अनुसूचित जनजातियों में शामिल है। छत्तीसगढ़ का अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रमुख प्रणय गीत कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है आपके पास सोहर गीत, ददरिया, भांवर और टिकावन। तो इसमें जो प्रणय गीत है वो ददरिया है, ये आप लोग को याद रखना है। इसमें प्रश्न ऐसे ही बनेगा, सिंपल। नगेशिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? अभी आप लोगों ने पढ़ा थोड़ी देर पहले, ये सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है ये। हबीब तनवीर किस लिए प्रसिद्ध है? तो हबीब तनवीर हम लोग को पता है ये रंगकर्मी थे, ये बहुत फेमस रंगकर्मी थे। इन्होंने 2 संस्थाएं भी बनाई थी, जिसमें एक संस्था है इनकी नया थिएटर, जो काफ़ी फेमस हुई है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा आप लोग हबीब तनवीर में। फिर है फागुन मड़ई मेला। ये जब हम लोग मड़ई पढ़ रहे थे डिटेल में, तब पढ़े थे वहाँ पे हम लोग। फागुन मड़ई मेला का आयोजन कहाँ होता है? ये बस्तर संभाग में होता है जनरली। तो इसका उत्तर लिया था यहाँ पे कोंडागांव को। बाकी तो इसमें ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा, चंपारण हो नहीं सकता, राजनांदगांव, राजिम भी नहीं हो सकता।
क्योंकि बस्तर संभाग में प्रचलित है। और खासकर अगर देखें हम लोग तो फर्रसगांव क्षेत्र यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है ये। इसके अलावा प्रसिद्ध संगीत एवं नृत्य चक्रधर सांस्कृतिक पर्व का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ होता है? तो इसमें बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये वनडे एग्जाम के लिए। इसका उत्तर है रायगढ़, क्योंकि राजा चक्रधर यहीं से संबंधित है। राजा चक्रधर को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है हमने, उनका व्यक्तिगत परिचय पढ़ा है, उनका योगदान पढ़ा है संस्कृति के क्षेत्र में, उनकी रचनाएं पढ़ी है, तो वो हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। कंपटीशन विंग द्वारा अभी एक राज्य स्तरीय ज्ञान समर प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें आप लोगों को टैबलेट और मोबाइल फ़ोन जीतने का एक अच्छा मौका मिलेगा। इसका एग्ज़ाम 28 अगस्त को होने वाला है। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है रजिस्ट्रेशन इसका। इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो CGPSC और CG व्यापम दोनों को देख के बनाया जा रहा है, तो ये आप अपनी तैयारी को भी बूस्ट कर सकते हैं और आप ये विन भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप इस नंबर पे डायल करके भी करवा सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे इसका रजिस्ट्रेशन लिंक भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा कंपटीशन विंग प्रीलिम्स के लिए CGPSC प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए फ्री टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज करवा रही है, जिसमें फर्स्ट फेज़ में टोटल 18 टेस्ट होने वाले हैं, जो बिल्कुल फ्री रहेगा। ये अक्टूबर तक होने वाला है, तो बिल्कुल आप रजिस्टर कर सकते हो कॉल करके। और ये जो टेस्ट है आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑफलाइन भी दे सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप इसमें नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है हमारा कंपटीशन विंग के नाम से, तो बिल्कुल आप उससे जुड़िए, उसमें डेली के अपडेट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।